हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए चैप्टर में। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बच्चों जीव जगत का वर्गीकरण, और इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर में मैं पहले बता देता हूँ हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। देखिए, इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था कि अगर हमें किसी जीवधारी का अध्ययन करना है तो उस अध्ययन को सरल बनाने का एक तरीका है हमारे पास कि हम क्या करें, जिन जीवों के अंदर समान लक्षण पाए जा रहे हैं उनका एक ग्रुप बना दें, जिसमें थोड़े से असमान लक्षण हैं उनको एक अलग ग्रुप में रख दें। जैसे कि स्कूल के अंदर किया जाता है, 9th क्लास के बालकों का एक अलग सेक्शन होता है, 10th क्लास के बालकों का अलग सेक्शन होता है। तो समझिए, एक बार को सपोज़ कीजिए, मान लीजिए एक ही क्लास के अंदर हमने 9th के बालक भी भर दिए, 10th के भी भर दिए, 11th और 12th के भी भर दिए, तो क्या होगा, हमें बच्चों को पहचानने में दिक्कत आएगी, उनको पढ़ाने में भी परेशानी आ सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जीवधारी में जो जो लक्षण पाए जा रहे हैं तो उन लक्षणों के आधार पे उनको अलग अलग समूहों में बांट दिया जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों जीवधारी हैं। अब हर एक का तो एक एक करके अध्ययन करना मुश्किल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जिन जीवधारी में सामान्य लक्षण हैं उनका एक समूह बना देंगे, जिनमें थोड़े डिफरेंट लक्षण हैं उनको अलग ग्रुप में रख देंगे। तो अगर हम उस समूह के एक सदस्य का अध्ययन कर लेते हैं तो उस समूह में जितने भी सदस्य आ रहे होंगे उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण की सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो अरिस्टोटल के ज़माने से हो गई थी, यानी कि अरस्तु, जिसको जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण किया था वो अरस्तु ने किया था बच्चों। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग वर्गीकरण का इतिहास पढ़ेंगे। तो पहला वर्गीकरण किसने दिया था बच्चों, अरस्तु ने दिया था। और इन्होंने दुनिया के अंदर जितने भी जीवधारी हैं उनको दो भागों में बांटा। पहला भाग पौधे, दूसरा भाग जंतु। तो इन्होंने दो भागों में बांटा था। पहला क्या था बच्चों, पादप, और दूसरा भाग क्या था, जंतु। पादप और जंतु। तो पादप जो है, पादपों को भी इन्होंने 3 श्रेणियों में रखा था। कौन कौन से पादप, एक तो इन्होंने बोला था श्रब यानी झाड़ियाँ, दूसरे पादप हर्ब्स जो थोड़े छोटे होते हैं, इनको शाक बोलते हैं हिंदी में, और तीसरे जो बड़े बड़े पादप होते हैं उनको बोला जाता है ट्रीज़। तो पादपों को इन्होंने 3 भागों में बांट देता। सबसे छोटे पादपों को इन्होंने हर्ब्स बोला था, उससे बड़े पादप श्रब्स बोला था जिनको झाड़ियाँ कहते हैं, और बहुत बड़े बड़े पादप उनको ट्रीज़ बोला गया। फिर इन्होंने जंतुओं को भी इनके पाए जाने वाले लक्षणों के आधार पर अलग अलग भागों में रखा। जैसे पहले इन्होंने वर्गीकरण करा था जंतुओं के वास स्थान के आधार पे, कि कोई जंतु किस जगह पे पाए जा रहे हैं, उसके आधार पे इन्होंने 3 तरह के जंतु बांटे थे। अब वो कौन कौन से थे बच्चों, एक वे जंतु जो कि जल के अंदर रहते हैं, तो उनको जलीय जंतु कहा गया। इसमें इन्होंने मछली हो गया या फिर व्हेल हो गया, इन सबको इसी के अंदर रख दिया था। दूसरा था वे जंतु जो स्थल पे पाए जाते हैं, ज़मीन पे, तो स्थलीय जंतु। तो स्थलीय जंतु में सांप आ जाता है, और आपका कछुआ हो जाता है, इंसान हो जाता है, बंदर हो जाते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, उन सबको स्थलीय जंतुओं में रखा था। और तीसरे जंतु जो कि वायु के अंदर पाए जाते हैं, वायवीय जंतु, इसके अंदर इन्होंने सारे पक्षियों को रख दिया था। ठीक है बच्चों। तो पहला वर्गीकरण का आधार इनका वास स्थान था। दूसरा वर्गीकरण का आधार था इनमें आरबीसी की उपस्थिति। आरबीसी की उपस्थिति, तो उपस्थिति के आधार पर 2 तरह के इन्होंने जीवधारी बोला था। एक को एनाइमा बोलते हैं और दूसरे को इनाइमा, यानी कि एक के अंदर आरबीसी उपस्थित होगी तो उनके खून का रंग कैसा रहेगा, लाल रहेगा। दूसरे वे जीवधारी है जिनमें आरबीसी अनुपस्थित होगी तो उनके खून का रंग लाल नहीं होगा, बल्कि कैसा रहेगा, सफ़ेद रहेगा। तो इसके अंदर आर्थ्रोपोडा के जो जंतु है, जैसे कॉकरोच होता है, तो जब कॉकरोच को मार दिया जाता है तो उसमें से एक सफ़ेद सफ़ेद सा पदार्थ निकलता है, वो एक्चुअल में उसका ब्लड होता है। उसके ब्लड को हीमोलिम्फ बोला जाता है, और उसमें कोई आरबीसी वगैरह नहीं होती, कोई पिगमेंट उसके अंदर नहीं होता है, जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से हमारे खून का रंग लाल होता है। लेकिन जो कॉकरोच होता है उसके खून के अंदर पिगमेंट नहीं पाया जाता, यानी कि हीमोग्लोबिन वगैरह नहीं होता, जिसकी वजह से उसका खून का रंग लाल होता है, सफ़ेद होता है। तो जिन जंतुओं में आरबीसी अनुपस्थित हैं उनको इन्होंने यहाँ पर रख दिया, तो उसमें कॉकरोच वगैरह को रख दिया गया। और आरबीसी जिसमें उपस्थित हैं, जैसे कि मनुष्य वगैरह हो गए या दूसरे जीवधारी हो गए जिनका खून का रंग लाल होता है, तो उनको इन्होंने इसके अंदर रख दिया। अब इसमें दिक्कत क्या है भाई, इसमें दिक्कत ये है कि जो समान लक्षण वाले जीवधारी हैं उनको इन्होंने अलग अलग जगह रख दिया,
और जिनमें अलग अलग लक्षण पाए जा रहे हैं उनको उन्होंने सेम जगह पे रख दिया था, क्योंकि इन्होंने ऊपर ऊपर से वर्गीकरण किया है इनके वासस्थान के आधार पर, इनकी लंबाई के आधार पर, इनमें आरबीसी मिल रही या फिर नहीं मिली उसके आधार पर। लेकिन इनका जो वर्गीकरण है वो ये नहीं बताता है कि जीवाणु को कहाँ पे रखना चाहिए, या फिर जो एक कोशिकीय जीवधारी होते हैं उनको कहाँ पे रखना चाहिए, या बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताता है। तो सिर्फ इन्होंने एक आधार बना दिया था कि भाई हाँ इस तरह से हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ये वर्गीकरण के इतिहास में सबसे पहला वर्गीकरण माना जाता है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग दूसरा वर्गीकरण देखेंगे जिसको बोलते हैं द्विजगत वर्गीकरण। तो पहले इसको नोट कीजिए। तो दूसरा वर्गीकरण है बच्चों द्विजगत वर्गीकरण। तो वर्गीकरण की जो असल में शुरुआत हुई थी वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो द्विजगत वर्गीकरण इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि जीवधारी को दो जगत में रखना है। पहला जगत पादप जगत और दूसरा जगत जंतु जगत। ये वर्गीकरण दिया था कैरलस लिनियस ने, जिन्होंने द्विनाम पद्धति भी विकसित की थी कि हर जीवधारी के दो नाम होते हैं, पहला उसका वंश होता है, दूसरा उसकी जाति होता है। तो कैरलस लिनियस को द्विनाम पद्धति के भी जनक कहते हैं, इनको द्विजगत वर्गीकरण के भी जनक कहते हैं और इनको वर्गीकी के जनक भी कहते हैं। अब इन्होंने पूरे जीवधारियों को दो भागों में बांटा था, या ऐसा बोल लीजिए दो जगत थे। कौन कौन से जगत थे? दो जगत। पहला जगत था पादप जगत, प्लांट किंगडम, पादप जगत, और दूसरा जगत था जंतु जगत या एनिमल किंगडम। तो दो जगत कौन कौन से बच्चों? पादप जगत और जंतु जगत। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ों को आधार बनाया था, जैसे कि पादपों के अंदर इन्होंने वे जीवधारी रखे जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो होती है उसके ऊपर एक दृढ़ आवरण होता है, तो उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी उनको उठा के इन्होंने पादपों के अंदर रख दिया। जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित है उनको जंतु जगत में रख दिया। तो जंतु जगत में कौन से जीवधारी आएंगे? जिनमें कोशिका भित्ति कैसी है? अनुपस्थित है, यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, उनको इन्होंने जंतु जगत में रख दिया। दूसरा एक आधार और था बच्चों, वो आधार क्या था? चलन या फिर गमन, जिसको बोलते हैं लोकोमोशन। तो पादप आप जानते हो, पादप एक जगह पे रहते हैं, वो चल फिर नहीं सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं खुद ही, हाँ हम लोग ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो गमन अनुपस्थित, जिनमें गमन नहीं पाया जाएगा उनको पादपों में रख देंगे। और जो चल फिर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं खुद ही, तो वे जंतु जगत में आते हैं। तो इनमें गमन या फिर लोकोमोशन उपस्थित होता है। तो ये मुख्यतः इन्होंने दो आधार बनाए थे, और सबसे जो मेन आधार है वो है कोशिका भित्ति का पाया जाना या ना पाया जाना। अब इन्होंने पादपों के अंदर रख किस किस को दिया था? उदाहरण देखिए जरा। पादपों के अंदर इन्होंने सारे पादप रख दिए, जैसे कि आवर्तबीजी पौधे हो गए, इसके अलावा सारे शैवाल हो गए, शैवाल एल्गी, तो शैवालों को यहीं पर रख दिया। इन्होंने कवकों को भी यहीं पर रख दिया। इन्होंने जीवाणु को भी इसी के अंदर रख दिया, क्योंकि जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कैरलस लिनियस के अनुसार जीवाणु भी पादप जगत के अंतर्गत आने चाहिए। इसके अलावा नीले हरे शैवाल हो गए या अन्य उच्च कोटि के पादप हो गए, जैसे आवर्तबीजी पौधे हो गए, आवर्तबीजी पौधे, उसको भी इन्होंने यहीं पर रखा था, और अनावर्तबीजी पौधे हो गए आदि। तो जिन जिन में भी पादप के अंदर या जिनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाएगी वो सारे किस में रखे? पादप जगत में। तो देख लीजिए किस 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 को रखा गया है। कवक को भी रख दिया इन्होंने, शैवाल, जीवाणु सब कुछ रख दिया है, सारे उच्च कोटि के पादप। तो जंतु जगत में किसको रखा गया है? जंतु जगत में वे आएंगे जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जा रही है, जैसे कि उच्च कोटि के जंतु हो गए, मानव हो गया, स्तनधारी हो गए दूसरे, या उभयचर हो गए, जैसे मेंढक हो गया, पक्षी हो गया, ये सब इन्होंने जंतु जगत में रखे थे। इसके अलावा प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा को भी इन्होंने इसी के अंदर रख दिया था, जिसमें एक कोशि के जीवधारी आते हैं जो कि जंतु होते हैं, जैसे कि अमीबा वगैरह, तो उसको भी इन्होंने उठाकर इसी के अंदर रख दिया था। तो ये सारे जंतु जगत के अंदर रखे गए थे। अब खुद से सोचिए कि ये जो दो जगत वर्गीकरण दिया है, इसमें आखिर गलती क्या रही होगी?
क्योंकि हर जो वर्गीकरण चलता हुआ आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ रही हैं, जिन कमियों को आगे आने वाले वर्गीकरण ने उसको दूर करा था। तो हमारा वर्गीकरण करने का मकसद क्या है कि जो समान लक्षण वाले जीवधारी है उनको आप एक ग्रुप में रख दीजिए और जिनमें अलग लक्षण मिल रहे हैं उसको एक अलग ग्रुप में रख दीजिए। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, जिन जीवधारियों में असमान लक्षण पाए जा रहे हैं उनको इन्होंने उठाकर एक ही जगत में रख दिया। वो देखिए जरा, शैवाल और कवक की अगर मैं बात करूँ तो कवक की कोशिका भित्ति में काइटिन पाया जाता है, जबकि शैवाल की कोशिका भित्ति में सेलुलोज और पैक्टिन होता है। इसके अलावा कवक जो होते हैं परपोषी होते हैं, ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, जबकि शैवाल स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन बना सकते हैं। जबकि जीवाणु की बात करूँ तो वो शैवाल और कवक दोनों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शैवाल, कवक, जीवाणु और ये उच्च कोटि के पादप, इनमें बहुत सारे असमान लक्षण हैं। किसी में स्वपोषी पोषण मिल रहा है, किसी में परपोषी मिल रहा है, ओके, किसी की कोशिका की संरचना अलग है तो किसी की अलग है। तो उन सबको उठाकर इन्होंने एक ही पादप जगत के अंदर रख दिया था, ओके। और दूसरा जंतु जगत, तो जंतु जगत में इन्होंने सारे जंतु जो आते हैं उनको रखा था। साथ में एक कोशिका के जो जंतु होते हैं जैसे प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं उनको भी उन्होंने एक ही जगत के अंदर रखा था। तो इससे अध्ययन में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, क्योंकि असमान लक्षणों को जब आप एक ग्रुप में रख दोगे तो अध्ययन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर इसके बाद आया था त्रिजगत वर्गीकरण, जिसमें 3 जगत बनाए गए थे। तो उस 3 जगत के अंदर उन्होंने कौन कौन से जगत लिए थे जो मैं आगे पढ़ाऊँगा। पादप जगत तो था ही, जंतु जगत भी था, एक तीसरा जगत और आगे था जिसको बोलते प्रोटिस्टा जगत। क्यों? क्योंकि लिनियस ने प्रोटिस्टा को जंतु जगत में रख दिया था, लेकिन इसमें जो लक्षण पाए जाते हैं वो दूसरे जंतुओं से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि प्रोटिस्टा में सारे एक कोशिकीय जीवधारी आते हैं, जबकि जंतु जगत में ज़्यादातर बहुकोशिकीय जीवधारी होते हैं। तो इसको नोट कीजिए बच्चों। तो बच्चों अगला वर्गीकरण है 3 जगत वर्गीकरण, जो कि आंस्टाइन हैकल ने दिया था। अब इन्होंने क्या करा, जो लिनियस ने वर्गीकरण दिया था वो द्विजगत था, तो इन्होंने 2 जगत के अलावा एक जगत और बना दिया जो कि जंतु जगत से लिया गया है, और उस तीसरे जगत का नाम है जगत प्रोटिस्टा। अब इन सब जगत में किस किस चीज़ों को रखा गया है वो देख लेते हैं ज़रा। पादप जगत के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को रखा गया है। पादप जगत में जो बहुकोशिकीय शैवाल है उनको रखा गया है, बहुकोशिकीय शैवाल। इसके अलावा आवर्त बीजी पौधे, जिनमें फल भी बनता है और बीज भी बनता है। अनावर्त बीजी पौधे, जिनमें केवल बीज बनते हैं, फल नहीं बनता, तो वे अनावर्त बीजी कहलाते हैं। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, उन सबको इन्होंने यहाँ पे रखा था। जगत प्रोटिस्टा में सभी एक कोशिकीय जीवधारियों को रखा गया था। तो क्वेश्चन अगर आता है कि जगत प्रोटिस्टा में कौन कौन से जीवधारी रखे गए, तो सारे एक कोशिकीय जीवधारियों को यहाँ पे रखा गया था। एक कोशिकीय जीवधारी। अब एक कोशिकीय में कौन कौन आ जाता है बच्चों, तो इन्होंने जीवाणु को भी इसी में ठूस दिया था, जीवाणु को भी प्रोटिस्टा जगत में ठूस दिया इन्होंने। इसके अलावा जो नीले हरे शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया, इनको भी बच्चों इन्होंने इसी के अंदर रख दिया। इसके अलावा जगत होता है एक प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ एक वर्ग होता है जिसमें अमीबा, पैरामीशियम वगैरह आते हैं, तो उसको भी इन्होंने इसी के अंदर रख दिया था। ठीक, अब इसमें दिक्कत क्या है, जीवाणु और नीले हरे शैवाल ये तो मान लीजिए एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन जो प्रोटोजोआ के अंदर आ रहे हैं वो जंतु अलग हो गए। प्रोटोजोआ के अंदर ऐसे जंतु आते हैं जो अपना भोजन ज़्यादातर खुद नहीं बनाते हैं, यूग्लिना को छोड़कर, और जीवाणु और नीले हरे शैवाल इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन प्रोटोजोआ के ज़्यादातर मेंबर में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो फिर से यहाँ पे गड़बड़ हो गई, इन्होंने जीवाणु को और प्रोटोजोआ को एक ही जगत में रख दिया, जो कि गलत है। जंतु जगत में इनके अलावा जो भी बचेंगे वो सारे यहीं पर रख दिए थे इन्होंने, तो सारे स्तनधारी हो गए, उसको यहाँ रख दिया इन्होंने। इसके अलावा उभयचर हो गए, जो पानी में भी और ज़मीन पे भी दोनों जगह रह सकते हैं। सरीसृप हो गए, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया। पक्षी वर्ग हो गया, मछलियाँ हो गई, फिशेस, उन सबको इन्होंने जंतु जगत के अंदर रखा था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी कमी दिख रही है, सबसे बड़ी कमी यह है कि प्रोटिस्टा में जीवाणु और प्रोटोजोआ दोनों को रख दिया था, जबकि इनके लक्षण एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो इसको नोट कीजिए। तो बच्चों अगला वर्गीकरण है 4 जगत वाला वर्गीकरण, जिसको कोपलैंड वैज्ञानिक ने दिया था।
अब इन्होंने 3 जगत वाले में ऐसे एक और जगत निकाल दिया। इन्होंने क्या करा, पहले प्रोटिस्टा और मोनेरा को एक ही जगत में रखा गया था, अब इन्होंने मोनेरा का अलग जगह बना दिया और प्रोटिस्टा का अलग जगह बना दिया। प्रोटिस्टा में सारे एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवधारियों को रखा गया है, जिनमें केंद्रक भी पाया जाता है और केंद्रक आवरण भी पाया जाता है, जबकि मोनेरा वो सारे प्रोकैरियोटिक जीवधारियों को रखा गया है, जिनमें कोई भी केंद्रक या केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता है। तो मोनेरा को इन्होंने अलग जगत बना दिया। मोनेरा में कौन से जीवधारी रखे गए बच्चों? सारे प्रोकैरियोटिक जीवधारी, ऐसे जीवधारी जिनमें केंद्रक, केंद्रक आवरण, हिस्टोन प्रोटीन, कोशिका अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती। तो सारे प्रोकैरियोटिक जीवधारी को इसमें रखा गया है जगत मोनेरा के अंदर। तो जगत मोनेरा में कौन कौन रखे गए हैं बच्चों? सारे जीवाणु, इसके अलावा आर्की बैक्टीरिया, आद्य जीवाणु, नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी या इनको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो ये सारे कहाँ रखे गए हैं? जगत मोनेरा में। तो जगत प्रोटिस्टा में क्या आते हैं? देखिए, सिर्फ मोनेरा एकमात्र ऐसा जगत है जो प्रोकैरियोटिक है, बाकी ये तीनों यानी कि प्रोटिस्टा, पादप जगत, जंतु जगत, ये सारे यूकैरियोटिक हैं। यानी इन तीनों के अंदर केंद्रक आवरण पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाएगा, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी रहेगी और दूसरे कोशिका अंगक भी पाए जाएंगे। तो जगत प्रोटिस्टा में सारे यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवधारियों को इन्होंने यहाँ पे रख दिया। यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवधारी। तो सोचे जरा, इसके अंदर कौन कौन से जीवधारी आ सकते हैं? कौन कौन आ सकते हैं अभी? इसमें अमीबा आ सकता है यानी कि प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, यूग्लिना, इसके अलावा एक और पढ़ेंगे हम लोग डाइटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, ये सारे इसके अंदर आ गए थे। और हाँ, शैवाल एक आता है क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, तो वो सब एक कोशिकीय के शैवाल होते हैं, तो उनको शैवालों में ना रखकर जगत प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे क्लेमाइडोमोनास, तो उसको भी यहीं पर रख दिया था, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये सब एक कोशिकीय के शैवाल होते हैं। अब क्योंकि ये यूकैरियोटिक है और एक कोशिकीय है, तो इसलिए इनको जगत प्रोटिस्टा में रख दिया था। पादप जगत की बात करें तो पादप जगत में सारे यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीवधारी थे, तो इसमें वो सारे पादप आ जाएंगे, जैसे कि ब्रायोफाइट हो गए, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट, आवर्तबीजी, आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी, इन सबको यहाँ पे रखा गया है। और जंतु में सारे उच्च कोटि के जीवधारी, उच्च कोटि के जंतु, स्तनधारी हो गया, उभयचर हो गया, ओके, या पक्षी वर्ग हो गया। तो जंतु जगत में कोई चीज़ नहीं है, जंतु जगत वही है जो पहले चल रहा था। पादप जगत में भी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया, डिफरेंस यहाँ पे आया। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ ये आ सकता है कि बताइए सबसे पहला वर्गीकरण कौन सा था जिसमें प्रोटिस्टा को एक अलग जगत में रखा गया था? तो वो था 3 जगत वाला वर्गीकरण जो आंश हैकल ने दिया था। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सबसे पहला वर्गीकरण कौन सा था जिसमें मोनेरा जगत को एक अलग जगत में रखा गया था? तो वो कौन सा है? 4 जगत वाला वर्गीकरण है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि पादप जगत के अंदर कवक को भी रखा गया है। हालांकि कवक जो होता है वो परपोषी हैं और सारे पादप कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, तो कवक को अलग रखना चाहिए, तो वो इन्होंने नहीं किया था। ये सबसे बड़ी इनकी गलती थी। क्वेश्चन अगर आता है कि कवक को रखना कहाँ पे चाहिए, तो कवक को इन्होंने पादप जगत के अंदर रख दिया था, जो कि बाद में इस कमी को दूर करा था 5 जगत वाले वर्गीकरण में, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। उसकी टेबल भी बनानी है और इस टेबल के अंदर हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपके एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे नीट हुआ या आप अगर 11th की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम में भी उस टेबल से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसको नोट कीजिए पहले, फिर हम लोग पढ़ेंगे 5 जगत वाला वर्गीकरण। तो बच्चों अगला वर्गीकरण देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन आते हैं, वो है 5 जगत वाला वर्गीकरण
यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था R.H. विटेकर ने सन 1969 में। इन्होंने बच्चों 5 जगत बनाए थे। कौन कौन से जगत थे वे? पहले मैं ऐसे बता देता हूँ कौन कौन से जगत थे, फिर हम एक टेबल बनाएंगे और उसमें इन सभी जगत को हम लोग कंपेयर करेंगे आपस में। तो पहला जगत इन्होंने बनाया था जगत मोनेरा, जिसमें सारे प्रोकैरियोटिक जीवधारियों को रखा गया था, जैसे जीवाणु हो गया, नीलहरे शैवाल हो गए। दूसरा इन्होंने जगत बनाया था जगत प्रोटिस्टा, जिसमें सारे एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को इन्होंने रख दिया था, जैसे अमीबा हो गया। तीसरा जगत है जगत कवक, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस कवक जगत को पहले पादप जगत के अंदर रखा गया था, अब इसको अलग से एक जगत बनाया गया है। चौथा है पादप जगत, तो इसमें सारे बहुकोशिकीय पादप आ जाते हैं। शैवाल हो गया, आवृतबीजी हो गए, अनावृतबीजी हो गए और ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। और पांचवा है जंतु जगत, जंतु जगत। तो ये 5 जगत है जो कि 5 जगत वर्गीकरण में विटेकर ने दिए थे। ठीक, तो इस जगत के अंदर इन्होंने वर्गीकरण का कुछ आधार बनाया था, यानी किस किस चीज़ के आधार पे इन्होंने वर्गीकरण करा, उसको ज़रा देख लेते हैं एक बार। वर्गीकरण का आधार, तो वो कौन कौन सा वर्गीकरण था? पहला वर्गीकरण का आधार था बच्चों सेल का प्रकार या कोशिका का प्रकार। कोशिका का प्रकार। अब कोशिका के प्रकार में इन्होंने 2 तरह की कोशिकाएं ली। एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरे को बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। इसके अलावा इन्होंने दूसरा लक्षण लिया था, कोशिका का प्रकार ले लिया हमने। इसके अलावा पोषण की विधि, कि उस जीवधारी के अंदर पोषण किस तरह का मिल रहा है, वो स्वपोषी है कि परपोषी है, यानी अपना भोजन वो खुद बना रहा है कि दूसरों से ले रहा है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो इन्होंने आधार बनाया था वो था केंद्रक का पाया जाना, केंद्रक और केंद्रक आवरण का पाया जाना, केंद्रक व केंद्रक आवरण। इसके अलावा कुछ फाइलोजेनेटिक इन्होंने रिलेशनशिप भी लिया था, यानी कि विकासीय इतिहास, इसको भी इन्होंने ध्यान में रखा था। विकासीय इतिहास, फाइलोजेनी, इसको भी आधार बनाया गया था। इसके अलावा जो कोशिका है उसकी संरचना कैसी है, यानी कि शरीर जो है वो कैसे बना हुआ है, एक कोशिका का बना हुआ है या बहुत सारी कोशिकाओं का बना हुआ है, यानी कि शारीरिक संगठन कैसा है, शारीरिक संगठन कैसा है। इसके अलावा निषेचन की विधि कैसी है, यानी उसमें संयुग्मन हो रहा है, निषेचन हो रहा है, या जनन की विधि, या निषेचन की जगह जनन ज़्यादा सही रहेगा, तो जनन की विधि। तो ये कुछ लक्षण हैं जिसको इन्होंने आधार बनाया था बच्चों। ठीक है, तो इन लक्षणों को आप लोग नोट कीजिए। ये 5 जगत को हम लोग एक टेबल के रूप में समझेंगे, वहाँ पर अलग अलग जगत लिखेंगे हम लोग, जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा वगैरह, और एक साइड में उनका हम लिख देंगे लक्षण, कि किसके अंदर वो लक्षण पाया जाएगा, किस में नहीं पाया जाएगा। तो इसको नोट कीजिए। तो बच्चों ये टेबल समझते हैं, जो आपके एनसीईआरटी की बुक्स में भी दे रखी है। इस टेबल को समझते हैं ज़रा। पहला मैंने क्या करा बच्चों, मैंने यहाँ पे लक्षण लिख दिया और यहाँ पे 5 जगत लिख दिए, जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। तो मैं एक एक करके इन सभी के लक्षण को कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि किसके अंदर कौन सा लक्षण पाया जा रहा है और किस क्वालिटी के साथ पाया जा रहा है। तो पहले मैं बात करता हूँ कोशिका का प्रकार। पहला लक्षण कौन सा है बच्चों? कोशिका का प्रकार, यानी कोशिका प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक। तो सिर्फ मोनेरा जगत के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें कोई केंद्रक या केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता। तो सिर्फ यहीं पर प्रोकैरियोटिक है, बाकी चारों में आपको क्या लिखना है? यूकैरियोटिक लिखना है। 5 में क्या आ जाएगा बच्चों? यूकैरियोटिक, यानी सभी के अंदर केंद्रक भी मिलेगा और केंद्रक आवरण भी मिलेगा, सिर्फ मोनेरा को छोड़कर। तो कवक भी कैसा होगा? यूकैरियोटिक। पादप भी कैसे होंगे? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। और जंतु भी कैसे रहेंगे बच्चों? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक।
तो सिर्फ जगत मोनेरा है जो प्रोकैरियोटिक के अंदर आता है, बाकी सारे जगत यूकैरियोटिक है। कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें, दूसरा लक्षण है बच्चों कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। तो मोनेरा में जितने भी जंतु आते हैं, जितने भी मेंबर्स आते हैं, उन सभी में कोशिका भित्ति पाई जाती है और वो बनी होती है पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड की, जिसको बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। तो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उपस्थित है, किस किस के साथ उपस्थित है? एमिनो अम्ल है उस कोशिका भित्ति में, एमिनो अम्ल, और साथ में पॉलीसैकेराइड है, इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन, पॉलीसैकेराइड। ठीक है बच्चों, तो इनमें मोनेरा में कोशिका भित्ति पाई जाएगी। प्रोटिस्टा में कुछ में पाई जाएगी, कुछ में उपस्थित, जैसे यूग्लिना है, डायनोफ्लैजेलेट है, क्राइसोफाइट्स है, उन सभी में कोशिका भित्ति पाई जाती है। फिर स्लाइम मोल्ड होते हैं तो उनकी भी एक स्टेज में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इनमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अगर उपस्थित भी होगी तो ज़्यादातर बनी होती है सेलुलोज की। ओके बच्चों, कवक, इनमें सभी में कोशिका भित्ति पाई जाएगी और उस कोशिका भित्ति में सेलुलोज नहीं होगा, उसमें क्या होगा इम्पोर्टेंट, उसमें काइटिन उपस्थित होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। पादप, इनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाएगी, तो मैं लिखूँगा उपस्थित। लेकिन यहाँ कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी है? सेलुलोज की बनी है, सेलुलोज। जंतुओं में कभी भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, अनुपस्थित, चाहे वो कोई सा भी जंतु क्यों ना हो, उसमें कभी भी जीवन की किसी भी अवस्था में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। तो ये दो लक्षण हमने कवर कर लिए हैं। तीसरा लक्षण देखिए, केंद्रक आवरण। तो प्रोकैरियोटिक जीवों में केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता है, तो मोनेरा में ये अनुपस्थित होगा, बाकी चारों में उपस्थित होगा। तो मैं लिख दूँ यहाँ मैं लिख देता हूँ केंद्रक आवरण अनुपस्थित, और बाकी चारों में अब क्या लिखेंगे? उपस्थित। बाकी चारों में लिखा जाएगा उपस्थित। यहाँ भी पादप जगत के अंदर भी उपस्थित, केंद्रक भी और केंद्रक आवरण भी, और जंतु जगत में भी उपस्थित होगा। ठीक है बच्चों। चौथा लक्षण, शारीरिक संगठन, कि शरीर किस चीज़ का बना हुआ है? एक कोशिकाओं का बना हुआ है, या बहुत सारी कोशिकाओं का बना हुआ है, या अंगों का बना हुआ है, अंग तंत्र का बना हुआ है। तो हमें सरलता से जटिलता की तरफ चलना है। सबसे सरल क्या होता है अभी? कोशिका, फिर कोशिका से मिलने पर थोड़ा जटिल ऊतक, ऊतक से और जटिल अंग, फिर अंग से और जटिल अंग तंत्र। इस तरह से आगे बढ़ना है हमको। तो मोनेरा में जितने भी जीवधारी हैं वे सभी एक कोशिकीय होते हैं। तो मैं लिखूँगा इनका शारीरिक संगठन कैसा है? एक कोशिकीय है। प्रोटिस्टा में भी सारे एक कोशिकीय होते हैं, तो शारीरिक संगठन कैसा है इनका? कोशिकीय। कवक की बात करूं तो ये कोशिकीय भी हो सकते हैं और दृढ़ ऊतक भी हो सकते हैं। ये कैसे हो सकते हैं बच्चों? ये बहुकोशिकीय हो सकते हैं और लूज टिश्यू मिल सकता है इनमें। बहुकोशिकीय या थोड़ा सा ढीला ऊतक, ढीला एक बार चेक कर लीजिएगा कैसे लिखना है, ढीला ऊतक, लूज टिश्यू। पादपों में क्या होगा? इनमें अंग भी मिलेगा, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर ऊतक भी होगा, अंग भी और ऊतक भी। जबकि जंतुओं के अंदर सारी चीज़ें मिल सकती हैं। इनमें ऊतक भी मिलेगा, अंग भी मिलेंगे, जैसे हार्ट हो गया हमारा, स्टमक हो गया, और बहुत सारे अंग मिलकर जो तंत्र बनाते हैं उसको बोलते हैं अंग तंत्र। अंग तंत्र जैसे कि हमारा श्वसन तंत्र हो गया, सांस लेने का सिस्टम। तो सांस लेने में कौन कौन से अंग भाग ले रहे हैं? हमारी नाक भाग ले रही है, हमारा फेरिंग्स है, इसके अलावा हमारे फेफड़े हैं, डायफ्राम है। तो ये सारे अंग मिलकर जो तंत्र बनाते हैं वो कहलाता है अंग तंत्र। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, ये सारे तंत्र होते हैं। अगली बात करें हम पोषण की विधि, इम्पोर्टेंट, यानी ये जीवधारी किस तरह से अपना भोजन लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा पोषण में जो विविधता पाई जाती है, अलग अलग प्रकार का पोषण जिसमें पाया जाता है, वो होता है जगत मोनेरा। मोनेरा में सबसे ज़्यादा
पोषण में विविधता मिलती है। यानी ये जीवधारी स्वपोषी भी हो सकते हैं। अस्वपोषी में दो तरह के जीवधारी आते हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। और दूसरा ये परपोषी भी हो सकते हैं। और परपोषी में भी बताऊंगा मैं 3 कैटेगरी आती है। एक तो होते हैं परजीवी जो दूसरे को बीमार करेंगे और अपना खुद का काम चलाएंगे। दूसरा हो सकता है वो मृतोपजीवी कि सड़ी हुई चीज़ें या मरी हुई चीज़ों से अपना भोजन ग्रहण करें। और तीसरे हो सकते हैं वो सहजीवी, जैसे हमारी आंत के अंदर ई कोलाई जीवाणु होता है जो क्या करता है, हमारे भोजन के पाचन में हेल्प करता है, साथ में उसको भी भोजन मिलता रहता है बदले में, तो दोनों का फ़ायदा हो रहा है, किसी का नुकसान नहीं होता है। तो ये संबंध कहलाता है सहजीविता। ओके बच्चों, तो सबसे ज़्यादा विविधता अगर पूछी जाएगी कहाँ पर मिलेगी, वो जगत मोनेरा में मिलेगी। कितने तरह के इसमें पोषण हो सकते हैं, 2 तरह के। स्वपोषी में कौन कौन सा आएगा, प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। और इसमें कौन सा आएगा, परपोषी में 3 तरह का, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटिस्टा के अंदर अगर मैं बात करूं तो कुछ के अंदर स्वपोषी भी मिल सकता है, प्रकाश संश्लेषी। यहाँ पे रसायन संश्लेषी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। रसायन संश्लेषी केवल मिलता है जीवाणुओं में यानी मोनेरा के अंदर, बाकी किसी में रसायन संश्लेषी पोषण नहीं पाया जाता है। तो इनमें स्वपोषी भी हो सकते हैं कुछ कुछ, जैसे युगलिना, और परपोषी भी हो सकते हैं जैसे अमीबा हो गया। कवक की बात करूँ मैं तो कवक सारे के सारे परपोषी हैं। अब ये मृतोपजीवी हो सकते हैं, सहजीवी हो सकते हैं और परजीवी हो सकते हैं। पादप की बात करें तो पादप सारे के सारे प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, ये कभी भी परपोषी नहीं होंगे। जंतु की बात करें तो जंतु हमेशा ही परपोषी होते हैं, ये अपना भोजन हमेशा दूसरों से लेते हैं। और इनको बोलते हैं प्राणी संभोजी, होलोजोइक, जो पूरा फूड अंदर ले लेते हैं, फिर बाद में उसको चबाते हैं, फिर उसका अलग अलग तंत्र में जाकर डाइजेशन होता है। जैसे पेट में जाएगा भोजन तो उसका पाचन होगा, आंतों में जाएगा तो वहाँ पे पाचन होगा। इस तरह का भोजन ग्रहण करना कहलाता है प्राणी संभोजी या होलोजोइक। ओके, एक जनरल वाला पॉइंट और देख लेते हैं जो इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन हिंदी वाले में दिया हुआ है। तो इनके अंदर मोनेरा में जो जनन होता है वो एक संयुग्मन नलिका के द्वारा होता है। तो इस तरह का जनन कहलाता है संयुग्मन, 2 कोशिकाओं का मिल जाना। यहाँ पे संयुग्मन भी मिल सकता है, संयुग्मन भी होगा, और यहाँ पे निषेचन भी मिल सकता है कि नर और मादा युग्मक बनेंगे, उनका संलयन होगा तो उसका निषेचन बोलते हैं। बाकी इन उच्च कोटि के जीवधारियों में निषेचन पाया जाएगा, सभी के अंदर निषेचन, यहाँ भी निषेचन और यहाँ पर भी निषेचन पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 6 लक्षण मैंने लिख दिए हैं, जिसमें से 5 लक्षण आप लोगों को करने ही करने हैं। 6ठा लक्षण आप कर भी सकते हो क्योंकि हिंदी के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेबल है, इसको आप लोगों को बनाकर कॉपी पे बनाकर कई बार प्रैक्टिस करनी है। 2 से 4 बार या 5 बार आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर ये आपको टेबल लर्न होगी। और यहाँ से क्वेश्चन आने के हर बार चांसेस होते हैं, तो एक न एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आ जाते हैं। तो इसको नोट कीजिए बच्चों पहले। तो बच्चों अगला वर्गीकरण है 6 जगत वर्गीकरण। तो 6 जगत वर्गीकरण या इसको बोलते हैं 3 डोमेन वाला वर्गीकरण। ये दिया था कार्ल वोज ने, कैंडलर ने और वेलिस ने। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक अलग से जगत बना दिया, जैसे आर्कीबैक्टीरिया, जिसमें सारे आद्य जीवाणु को रखा गया है जो ऐसे वातावरण में भी सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ दूसरे जीवधारी नहीं पाए जाते या जो दूसरे जीवधारी सर्वाइव ही नहीं कर सकते, जैसे समुद्र में बहुत ज़्यादा गहराई पर हो गया या गर्म जल के झरनों के अंदर हो गया। तो 3 डोमेन कौन कौन से हैं? पहला डोमेन है आर्की, जिसमें सारे आद्य जीवाणु को रखा गया है। दूसरा डोमेन है बैक्टीरिया, जिसमें सारे सत्य जीवाणु आ जाते हैं। और तीसरा डोमेन है यूकैरिया, जिसमें सारे यूकैरियोटिक जंतुओं को रखा गया है। तो 6 जगत ये कैसे हुआ देखते हैं जरा। एक जगत है जंतु जगत, फिर दूसरा पादप, तीसरा कवक, चौथा प्रोटिस्टा, 5वां जगत बैक्टीरिया और 6ठा जगत आर्की जगत। तो 3 डोमेन और 6 जगत वाला वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।